हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम वीक 5 मशीन लर्निंग टेक्निक्स के ग्रेडेड असाइनमेंट 5 को सॉल्व करेंगे। वीक 5 ग्रेडेड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर हमें ज़रूरी होगा तो, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आई होप द स्क्रीन इज़ विजिबल प्रॉपरली। ओके, अभी ठीक लग रहा है ना? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप रीड कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। यस, so in question number 1 it is saying an ML engineer comes up with two different model for the same data set। उसके पास एक डेटा सेट है जिसके लिए ये दो मॉडल्स डेवलप करता है। The performance of these two models on the training dataset and the test dataset are as follows। जो ट्रेनिंग एरर है वो ये दे रखा है और टेस्ट एरर है वो ये दे रखा है फॉर बोथ दीज मॉडल्स। नाउ विच मॉडल वुड यू सेलेक्ट? देखो, हम जो अपना प्रेडिक्शन करते हैं ना, जो हमारा प्रेडिक्शन होता है कि हम कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है टेस्ट एरर पे। टेस्ट एरर, अगर हमारा टेस्ट एरर कम होगा, इसकी वैल्यू लो होगी या मिनिमम होगी, ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा कि ये बेटर है। बेटर, आई मीन दिस मॉडल इज वर्किंग बेटर देन ओवरफिटिंग। सही भी लिख रही हूँ? हाँ, सही लिख रही हूँ मैं। बट देखो, ग्रामर आप चेक मत करना, अदरवाइज मैं तो सारी गलत सलत कुछ भी बोल देती हूँ। ओके, इट्स फाइन। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि हाँ, कौन सा मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या समझना चाहिए कि जो टेस्ट एरर है वो बेसिकली क्या करता है, टेस्ट एरर हमारा मेजर करता है जो जैसे मान लो कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब सही करा, बट एग्ज़ाम में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बेसिकली हमारा ओवरऑल स्कोर जो है वो हमारा क्विजेस पे डिपेंड करता है बेसिकली, राइट। और अगर हमने यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं करा, बट हमने अगर अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करा, तो वो हमारा फाइनल काउंट होगा, है ना। तो इसी तरीके से मॉडल को भी समझते हैं कि जो मॉडल भले ही ट्रेनिंग सेट में जैसे उसके नॉइज़ भी होते हैं ना, नॉइज़ या कुछ आउटलायर्स हम जिन्हें कहते हैं, जो मतलब मेसी डेटा अगर हमारे पास है तो उसे ऑब्वियसली थोड़ा सोचने में समझने में ज़्यादा टाइम जाएगा, वहाँ ये गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये टेस्ट के टाइम, जब टेस्ट जो फाइनल हमारा वो होता है ना, टेस्ट करने का टाइम आफ्टर वैलिडेशन, अगर वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग से तो बेटर है। आई मीन हम बेस्ट मॉडल नहीं कह सकते स्टिल, लेकिन ये फिर भी बेटर है बाकी अदर मॉडल से। और अगर हमारा टेस्ट एरर ही बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने इंटरनली जो भी परफॉर्म करना था वो तो आपने फॉर अ गिवन डेटा आपने सही से परफॉर्म किया, बट ये किसी और मॉडल के लिए अगर हम इसमें न्यू डेटा पॉइंट्स या कोई न्यू अनसीन फीचर ऐड करते हैं और ये वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ के लिए ये हमारा प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा कि ये जो है ये इतना गुड नहीं है या बेस्ट फिट नहीं है, राइट। यही हम देख रहे होते हैं बेसिकली। तो जब भी टेस्ट एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, सो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि जितना हमारा लो टेस्ट एरर होगा उतना हमारा अनसीन डेटा, कोई भी अगर न्यू डेटा पॉइंट हम ऐड करते हैं, उसके लिए ये प्रिडिक्शन करना ज़्यादा बेटर होगा रादर देन अदर प्रिडिक्टिव मॉडल्स। और ट्रेनिंग एरर क्या बताता है? ट्रेनिंग एरर बताता है हमें कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से मतलब परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर हमारे पास कोई न्यू डेटा सेट है या कोई भी डेटा सेट जो हमें मिला हुआ है, गिवन है, हम उसमें कितने अच्छे से, मतलब कितना हमारा जो प्रिडिक्शन है या अजम्पशन है, हम उसको कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली इंडिकेट्स दैट हाउ वेल आवर मॉडल इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, हमारा मॉडल कैसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन सब कुछ आके एक जगह पे आ जाता है, आई मीन कंसोलिडेटली या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट एरर शुड बी मिनिमम। तो अब मैंने ये बोल दिया था, वेयर इज़ द पेन। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग टेस्ट एरर किस में कम है, इन मॉडल 1, सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट। जल्दी से अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ बिकॉज मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है, कंसिडर अ मॉडल एच
एक मॉडल है फॉर अ गिवन डी डिमेंशनल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। ये कुछ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है, करस्पॉन्डिंग लेबल्स हमें गिवन है एज फॉलोज। एच क्या है हमारा, एच है हमारा डी डिमेंशनल ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। और एच ऑफ एक्स आई हमें गिवन है, एच ऑफ एक्स आई is equal to y bar. Now it is saying where y bar is the average of all labels, ठीक है। Which of the following error function will always give the zero training error? Always, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, always give zero error। और हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि जैसे ये वाला स्क्वायर फंक्शन है, या फिर लेट्स से ये एब्सोल्यूट एरर वाला है, या फिर ये क्यूबिक एरर वाला है। तो ये तीनों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये तभी ज़ीरो होगा। फॉर ऑप्शन 1 2 and 3 it will only give 0 when what, when our predictive values or predicted value, ना predictive नहीं, predicted, so when our predicted values will be equal, or we can say will be same as the actual or original values, ठीक है। तो मैं यहाँ actual values लिख लेती हूँ in the sample, हमारे sample में, sorry for the handwriting, please try to understand this, in the data set और in the sample, ठीक है। मैं यहाँ पे data point लिख देती हूँ, आप समझ जाना कि ये sample है। तो ये वाला देखो, हमने ये पढ़ रखा है, जैसे कोई अगर हम ये एब्सोल्यूट एरर की बात करें एक्स आई माइनस वाई आई, ये ज़ीरो कब हो सकता है, जब हमारा एच ऑफ एक्स आई इज़ इक्वल टू वाई आई हो। ये हमने हमारे लाइव सेशंस में भी समझा था। एंड सिमिलरली फॉर द अदर रिमेनिंग ऑप्शंस। लेकिन हमें बोला गया कि ऑलवेज ज़ीरो, ये ऑलवेज ज़ीरो का केस नहीं है, ये तभी ज़ीरो का केस है व्हेन द एक्चुअल पॉइंट इज सेम एज द प्रिडिक्टेड पॉइंट, राइट। और हमें हमेशा ज़ीरो चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, आंसर तो इसका ये होगा। आई मीन सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत मेंशन कर दी, इट इज़ ऑप्शन नंबर 4। हाँ, तो थोड़ा सा साइड, हाँ ठीक है। तो ये वैसे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब ये ऑलवेज ज़ीरो की कंडीशन है, लेट्स चेक दैट। हमेशा हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। तो इट इज़ सम ओवर आई इक्वल टू 1 to n एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स आई क्या था हमारा, इट वॉज गिवन कि एच ऑफ एक्स आई हमारा क्या था, वाई बार, ठीक है, वाई बार। सो आई एम राइटिंग इट एज वाई बार। नहीं नहीं, इसे सही से लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिख लूँ मैं। आई इक्वल टू 1 to n, और एच आई को क्या लिख सकते हैं हम, वाई बार माइनस सम ओवर आई इक्वल टू 1 to n और सम ऑफ वाई आईज। तो इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ, n सम ओवर आई इक्वल टू 1 to n, वाई बार का मतलब क्या हुआ, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू yn, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये मीन होता है, राइट, ये मीन होता है। तो मीन है और ये n टाइम्स है, मीन्स n डेटा पॉइंट्स के लिए, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं n टाइम्स वाई बार। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ये हमने स्टार्ट्स में भी कर रखा है। और इसको देखो, अब इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। इसको मैं देखो, मैं लिखती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y1 प्लस y2 एंड सो ऑन टिल yn। और यही मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि दिस इज़ नथिंग बट वाई बार इटसेल्फ। और वाई बार को n टाइम्स n डेटा पॉइंट्स के लिए ऐड करना इज सेम एज दिस माइनस n टाइम्स वाई बार। लेट मी राइट इट हियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स वाई बार माइनस n टाइम्स वाई बार एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा डेटा पॉइंट कौन सा है, या सेम है या नहीं है, या प्रिडिक्शन क्या है, ये हमें हमेशा ही ज़ीरो वैल्यू थ्रो करेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, स्क्वायर हो या पावर वाले क्वेश्चन हो ना, तो आप ये देख सकते हो क्लियरली कि ये तभी मिनिमम वैल्यू होगी जब ये सेम होगा या इक्वल होगा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 में जो है ना, ये इक्वेशन, आई मीन दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमेशा ही हमें ज़ीरो ही मिलेगी। हमने देख लिया कि इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द, आई मीन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेटा पॉइंट और द प्रेडिक्शन पॉइंट, ये सेम है या नहीं है। सो लेट्स सी
क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसके लिए दिया गया है हमें कुछ लेबल। एक्स आई है क्या हमारा, एक्स आई है -101 और लेबल एसोसिएटेड टू एक्स आई इज़ 576। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वी वांट टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो थोड़ा जूम कर लूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन ज़्यादा जूम करूँगी ना तो मुझे सही से दिखेगा नहीं, सो आई प्लीज़ इसे मैनेज कर लेना आप। क्वेश्चन में क्या था, वी वांट टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ द फॉर्म वाई आई। देखो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, वाई आई इक्वल टू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। अज्यूम दैट द इनिशियल वेट वेक्टर को हम डब्ल्यू आई या डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हैं, जो हमें क्या दिया है, 2 दिया है। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट विल बी द वेट आफ्टर वन आइट्रेशन। ठीक है, आफ्टर वेट वेक्टर आफ्टर वन आइट्रेशन यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ये वाला, ये आपको आई गेस पता हो कि हम ग्रेडियंट डिसेंट कैसे फाइंड करते थे। और स्क्वायर्ड लॉग्स फंक्शन, हमें लर्निंग रेट कितना गिवन है, लर्निंग रेट हमें 1 गिवन है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस, देखो हमें पता है कि जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट होता है, कहाँ लिखूँ, लेट मी राइट इट हियर। जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो बेसिकली फाइंड हम करते हैं कब, जब हमें लोकल मिनिमम वैल्यू ग्लोबल मिनिमम को अटेन करना होता है या वहाँ पे कन्वर्ज कराना होता है, और इसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी माइनस ईटा टाइम्स व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो उसका ग्रेडियंट, राइट। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। W1 हमें क्या करना है, आफ्टर वन आइट्रेशन फाइंड करना है ना। W1 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट वुड बी इक्वल टू, आप यहाँ t की जगह 0 पुट करो। t की जगह 0 क्यों, बिकॉज हमें फर्स्ट आइट्रेशन के लिए फाइंड करना है, तो ये t की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, मीन्स W0। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा की वैल्यू है 1 टाइम्स दिस ग्रेडियंट एफ ऑफ डब्ल्यू। और अभी मैं इसे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ कि इसकी वैल्यू हमें ये कैसे मिली, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2 टाइम्स एक्स एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट माइनस 2 टाइम्स एक्स एन वाई। हमें ये वैल्यू हम अटेन करते हैं, लेकिन ये इसका डेरिवेशन क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, आप इसको मतलब लेक्चर के थ्रू समझ लेना। लेक्चर नंबर 5.2 और 5.3 में आई गेस ये मेंशन था, बट ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमें कैसे मिला। जिसे हम फाइंड करते हैं ना, नॉर्म ऑफ एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, राइट। हम इसे ऐसे लिखते हैं ना, नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड ट्रांसपोज जेड, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डब्ल्यू ट्रांसपोज। ये मैं इधर के स्टेप्स मतलब क्लियरली मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि ये हम कैसे डिराइव करते हैं। एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस, सॉरी कहाँ लिख रही हूँ मैं, माइनस, ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स एंड वाई, एक्स टाइम्स वाई, इज इट राइट, हाँ। फिर इसके बाद हम इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं या फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। ओके, वेट, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक नहीं, आई मीन अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले रखा था, राइट। तो हमें वैल्यू मिलती है हमारी ग्रेडियंट फंक्शन की, इसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना, बिकॉज हमारी क्विज 1 में जैसे ग्रेडेड असाइनमेंट से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है ना।
तो ये थोड़ा हमें पहले से याद करना होगा। अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे हैं, फिर लेटर वीक्स में हम ग्रेडियंट असेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लर्निंग रेट को माइनस नहीं, हम लर्निंग रेट को प्लस कर देते हैं, सिंपल। तो अब जल्दी से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है एक्स एक्स ट्रांसपोज डब्लू नॉट। चलो डब्लू नॉट तो हमें पता है कि डब्लू नॉट हमें क्या दिया है, डब्लू नॉट इज़ 2, है ना, इनिशियल वेट वेक्टर। और y की वैल्यू भी हमें लेबल से पता है और x की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्स एक्स ट्रांसपोज हमें सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिख दूँ, x क्या था हमारा, x इज़ -1 0 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 0 1, और इसका ट्रांसपोज -1 0 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2। देखो इट इज़ 1 क्रॉस 3 एंड इट इज़ 3 क्रॉस 1, तो हमें 1 क्रॉस 1 वेक्टर मिलेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस 2 + 2। सो एम आई राइट, सो इट विल बी 4। ठीक है, एक्स एक्स ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारा फॉर्मूला था 2x x ट्रांसपोज w माइनस, या w जो है ना ये इनिशियल वेट वेक्टर है, इनिशियल वेट वेक्टर, ठीक है, और टाइम्स 2 टाइम्स एक्स वाई। तो एक्स वाई भी फाइंड कर लेते हैं, x टाइम्स वाई। तो x इज़ व्हाट, x इज़ -1 0 1, और y को हम इस तरह लिख सकते हैं, y क्या था हमारा, लेट्स चेक इट, 5 7 6, 5 7 6। तो यहाँ जल्दी से मैं लिख लेती हूँ 5 7 6। ये आपको कैलकुलेशन आती ही होगी, तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेती हूँ। इसकी वैल्यू -5 + 6, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो हमने एक्स एक्स ट्रांसपोज और एक्स वाई ये फाइंड कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला W1 ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट वी कैन राइट एज W0 माइनस ईटा टाइम्स दिस 2 टाइम्स एक्स एक्स ट्रांसपोज W माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। और अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लूँगी तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 2 को कॉमन ले लो और इस तरह से, राइट। और कहीं कहीं पे ये नॉर्मलाइज इसे हम 1/2 से भी डिवाइड कर देते हैं। ये आप ध्यान देना, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई का नॉर्म स्क्वायर होता है ना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर जो 2 है ना ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, अगर टाइम होगा तो मैं एंड में एक हमारे लाइव सेशंस के टाइम पे निकिता मैम ने सॉल्व करवाया था क्वेश्चन, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो वो W0 हमें क्या मिला था, W0 वॉज 2, लर्निंग रेट वॉज 1, और 2 टाइम्स, ठीक है, एक्स एक्स ट्रांसपोज हमने क्या फाइंड किया, एक्स एक्स ट्रांसपोज वी गॉट 4, है ना, इसकी वैल्यू 4 थी, 4। तो इसे आप सही से लिख लेना, एक्स एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू थी 4, और W वॉज व्हाट, W वॉज 2 इटसेल्फ माइनस, इसे मैं थोड़ा ऐसे करके लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिली थी, एक्स वाई की वैल्यू हमें मिली थी 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। W1 ऑफ GD इज़ 2 माइनस, इसे क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड वेट व्हाट एम आई डूइंग, 2 टाइम्स ये 1 था, है ना, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। Just a second guys, I think I have done some mistake in the calculation. -1 is -1 1 + 1। Oh sorry, I'm really sorry guys, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी बस। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था। अब प्लीज़ ये जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ आप अपना इंडिविजुअली सॉल्व करते रहो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये मैंने गलत सॉल्व कर दिया था, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 0 का 0 हो जाएगा, 1 टाइम्स 1 इज़ 1, तो 1 + 1 इसकी वैल्यू 2 आती बस। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था ना, तो मैंने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 है।
ये थोड़ा ना ध्यान से आप कर लेना, नहीं तो मेरी तरह आप भी गलत कर दोगे कैलकुलेशन। तो इधर हमें लिखना है 2, क्योंकि हमने x ट्रांसपोज सॉल्व किया। हमने क्या लिखा था, हमने डायरेक्ट यहाँ तक की वैल्यू लिख दी थी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखो -1 तो है ही, 2 को मैं बाहर ही रखती हूँ, 2 2 ज़ार 4, -1 इज दिस, राइट। तो ये हो जाएगा 2 -4 2 ज़ार 8, 8 -1 इज actually 2 times this, 2 2s are 4 minus 4 2s are 8 -1, just a second, नहीं फिर से कुछ मिस्टेक कर दी है। 2 times this, मैंने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। x ट्रांसपोज w की वैल्यू आई 4 और xy की वैल्यू मैंने 1 फाइंड करी थी। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ मैं, इज इट 1 और नॉट। -5 + 6, तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो आइडियली इट शुड बी 2 4 -1 इज 3, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 है ना, यही तो आएगी ना। चलो ये आप देख लेना गाइज यहाँ पे, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ये ठीक लिखा है यहाँ तक। इसके अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 4 -1 3, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 - 4 क्या होता है, -4। तो W1 ऑफ GD की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, W1 ऑफ GD की वैल्यू हमें मिलेगी -4। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसकी वैल्यू होगी -4। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी सी कि मेरे पास स्पेस है कि नहीं। मेरे पास स्पेस तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इफ़ वी स्टॉप द एल्गोरिदम एट द वेट कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन 1, मतलब हमने जो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट आइट्रेशन में जो हमने W1 ऑफ GD फाइंड करा था, हम वहीं आइट्रेशन रोक दें, तो हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा अगर हमारा x1 जो डेटा पॉइंट है उसकी वैल्यू -1 से -2, ये देखो ये जो डेटा पॉइंट है ना, अब इसकी वैल्यू -1 नहीं रही, अब इसकी वैल्यू उन्होंने बोला कि अगर ये डेटा पॉइंट -2 हो जाता है तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि ये वाला पार्ट, ये हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारा मॉडल है ना वो WI = W ट्रांसपोज XI के इक्वल है। तो हम यहाँ पे से मैं आंसर नंबर 4 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं आंसर नंबर 4 सॉल्व कर देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कर लिया तो YI की वैल्यू मतलब YI अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन में ही रोक दें तो हमारा W ट्रांसपोज XI क्या बन जाएगा, X1, बिकॉज हमें किसके लिए फाइंड करना है, x1 = 2 के लिए, सॉरी x1 = -2 के लिए फाइंड करना है, राइट। तो हमारा W ट्रांसपोज क्या था, W ट्रांसपोज था W ट्रांसपोज वी हैव फाउंड, wait, we calculate this for our prediction -1, so my W transpose that we got is फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमने फाइंड करा था ना, राइट। इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, हाँ प्लीज़, मैं ना बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे बार बार याद करनी पड़ती कि हाँ ये फाइंड किया था, ये फाइंड किया था। W ट्रांसपोज की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ये Y नहीं है, ये -4 लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये हम इसे मैं W1 ट्रांसपोज लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने GD नहीं लिखा है, बट आप GD भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है कि हम इस एल्गोरिदम पे फर्स्ट आइट्रेशन में ही रुक रहे हैं। तो W1 की वैल्यू W1 ऑफ GD मतलब ग्रेडियंट डिसेंट आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन हमने क्या फाइंड किया था, -4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपली, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रही हूँ गाइज, ये आप प्लीज़ ध्यान देना। इसकी वैल्यू हो जाएगी W1 ट्रांसपोज XI की वैल्यू मीन्स x1 की वैल्यू इज -2 और W1 वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज़ -4 टाइम्स -2, तो हमें Y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव एंड 4 2 ज़ार 8। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या मिलेगा, 8 इटसेल्फ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन वो चेक कर लेना, अदरवाइज इट शुड बी करेक्ट। अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 5। Assume that WT denotes the updated weight after the Tth iteration. In this stochastic gradient descent, at each step a random sample of the data point is considered for weight update. What will be the final weight W after T iteration?
देखो ये सारे ऑप्शन देख लो आप, इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट होगा, 3 ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो हम वेट वेक्टर फाइंड कर देते हैं ना, सॉरी, हम जो वेट वेक्टर फाइंड करते हैं, अपडेटेड वेट वेक्टर जो हम फाइंड करते हैं, इट इज़ नथिंग बट द एवरेज ऑफ all weights in all iteration that we have found in all iterations। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आप इसको देख लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मैम ने कराया था ड्यूरिंग लाइव सेशंस। आई डोंट रिमेंबर द लेक्चर, मतलब कौन सा लेक्चर था या किस प्लेलिस्ट में था, लेकिन आप MLT के YT चैनल पे जाके ये वाला मतलब पोर्शन आप कवर कर सकते हो। लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपको लास्ट में बताऊंगी, ताकि ये आपको ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो जाए कि हम एवरेज क्यों करते हैं बेसिकली। सो नाउ कम्स दिस क्वेश्चन नंबर 6, कर्नल रिग्रेशन। कर्नल रिग्रेशन, रिग्रेशन आपको पता है ना, रिग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। सॉरी, सुपरवाइज लर्निंग में हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बेसिकली रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों टाइप की वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसके बारे में आप रीड कर लेना। पॉलिनोमियल कर्नल ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्या हुआ, हम इसे फाइंड करते थे, इसे हम लिख सकते हैं k ऑफ x कॉमा वाई, या x1 कॉमा x2 और xi कॉमा xj, आप कुछ भी इधर पैरामीटर्स डालो, इसकी वैल्यू होती थी सम कांस्टेंट प्लस xi ट्रांसपोज xj होल स्क्वायर। और इसके लिए पॉलिनोमियल कर्नल विद डिग्री 2 के लिए ये हो जाता है xi ट्रांसपोज xj होल स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है। इज अप्लाइड ऑन अ डेटा सेट x कॉमा वाई जो इसका लेबल है। लेट द वेट वेक्टर, हमें वेट वेक्टर क्या मिला है, वी हैव गिवन द वेट वेक्टर एज दिस, यहाँ मैं लिख देती हूँ, w इज x टाइम्स 0.3, 1.6, 4.2, नेगेटिव 0.5, 0.9। इज इट 0.9? हाँ। अरे यार, मिल गया पेन। Which data point plays the most important role in predicting the outcome for an unseen data point? Write the data point index as per matrix X, assuming indices start from 1। मतलब indices हम 1 से start कर रहे हैं, जीरो इंडेक्सिंग इंक्लूड नहीं है। तो चलो इसमें देखते हैं, इसमें बोला है कि कौन सा डेटा पॉइंट, मीन्स ये क्या है, ये हमारा है स्मॉल x1, x2, x3, x4 एंड x5। और ये जो है हमारा जो सैम्पल है, इसमें से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा हमारे डेटा सेट को या हमारे मॉडल को डिसाइड करने के लिए, वो वैल्यू, वो वाला xi, वो वाला डेटा पॉइंट जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो या जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, तो इट इज़ आर x3, है ना। देखो, दिस इज़ 0.3, इट इज़ लेस देन 4.2 एंड एवरी अदर डेटा पॉइंट इज़ ऑल्सो लेस देन 4.2। तो हमारा सबसे अच्छा और जो प्रिडिक्शन कर पाएगा अनसीन डेटा के लिए भी, वो होगा ये वाला डेटा पॉइंट विच इज़ 3। तो कौन सा डेटा पॉइंट होगा जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंस बताएगा, विच इट इज़ द थर्ड डेटा पॉइंट। ये मत करना कि जब भी डेटा पॉइंट देखा तो हमें 3 वाला ही वैल्यू रखना है, इट इज़ नॉट द राइट वे। हमें वो देखना है कि इन सारे अल्फ़ा आइज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, और जिस भी अल्फ़ा आई जो हमारा कोएफिशिएंट वेक्टर भी हम जिन्हें कहते हैं, उनमें से जिसकी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मॉडल। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकती हूँ आपको, ये तो आपको पता चल गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो हमारा हाईएस्ट वेट, जिसे हम कोएफिशिएंट वेक्टर या अल्फ़ा भी बोलते हैं, इसे मैं कोएफिशिएंट वेक्टर लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कोएफिशिएंट वेक्टर अल्फ़ा, ये विल हाईएस्ट वेट, जिसका भी हाईएस्ट वेट होगा ना, विल हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंस और इट विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द आइटरेशंस और द मॉडल इटसेल्फ। तो ये हो गया, जिसकी भी हाईएस्ट वेट होगी वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और सेकेंडली हमें ये पता है, ये आप देख लेना नोट्स में, जो मैं आपको बोलती हूँ कि पुलकित सर ने और बाकी हमारे अदर टीएस ने भी सारे मेंशन करे थे, बहुत अच्छे से नोट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं।
तो उसी में से मैंने ये मतलब शॉर्ट में रिवाइज करा था। तो ये हमारा होता है फाई ऑफ एक्स टाइम्स अल्फ़ा। ये वाला इक्वेशन आप थोड़ा सा ध्यान रिकॉल कर लेना, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से हम प्रेडिक्शन फार्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज वाई हैट और दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n सम ओवर इक्वल टू 1 to n अल्फा आई हैट, ये सिंपल यूनिट वेक्टर्स हैं, टाइम्स के, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, टाइम्स के एक्स टेस्ट कॉमा एक्स आई। एक्स टेस्ट होता है हमारा जिस वेक्टर पे हम टेस्ट करते हैं, और एक्स आई ये सिमिलर है इससे, ये वाला है ना, यहाँ जो मैंने लिखा है कर्नल पॉलिनोमियल, ये सेम उसी तरह से है। और ये जो अल्फा आई होता है ना, अल्फा आई हमारा रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, अल्फा आई क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इम्पॉर्टेंस, यहाँ मैं इम्प लिख देती हूँ, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ith डेटा पॉइंट वाइल प्रेडिक्टिंग द लेबल, ठीक है, जो भी हम लेबल हम असाइन कर रहे हैं। ओ शिट, कहाँ चला गया पेन। जो भी हम आई होप दिस इज फाइन, हाँ, जो भी हम लेबल फाइंड करते हैं ना, उसमें हमारा जो अल्फा है, जो कोएफिशिएंट वाला वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंस हो जाता है कि कौन सा डेटा पॉइंट कितना ज़्यादा मतलब स्टोर कर पाता है, हमारा मेमोराइज कर पाता है हमारी वैल्यूज़ को। और के ऑफ एक्स टेस्ट ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस बेसिकली मेजर्स द सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बताता है कि हमारे जो डेटा सेट हमें जो दिया और हमने जो प्रेडिक्ट किया उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, ये वो बताता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी को हमने यहाँ पे देखा, इसी तरह लिखा है ना, ये देखो W इज इक्वल टू एक्स टाइम्स अल्फा वेक्टर। और यहाँ पे इन्होंने 5x इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 5x की वैल्यू इन्होंने एज इट इज़ कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो इससे हम ये डिराइव करते हैं कि जिसकी भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, जिसका अल्फा कोएफिशिएंट वाला ज़्यादा वैल्यू होगा, वही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम होगा। Let's see this question. What will be the prediction for the data point this? एक हमें डेटा पॉइंट दिया है 0 0 0, 5 zeros are there in this टेस्ट डेटा सेट। इसको हम एक्स टेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, एक्स टेस्ट से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास यहाँ स्पेस है, यहाँ पे भी है, चलो हो जाएगा। हमें बोला है कि इस डेटा पॉइंट के लिए हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा। वैसे तो आपको ये 0 0 से देख के ही समझ आ रहा है कि जो ज़ीरो वेक्टर है बेसिकली हमें इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 के इक्वल होगी कहीं ना कहीं, बट स्टिल वी कैन सॉल्व मैथमेटिकली। तो हमें पहले से पता है कि पॉलिनोमियल कर्नल मैंने यहाँ लिख दिया था, मैं इसे अगेन नहीं लिखूँगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारा पॉलिनोमियल कर्नल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, कर्नल। इसमें डिग्री 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे p पावर होती है, जितनी भी डिग्री होगी आप उतने पावर ऐड कर दो। यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है फॉर डिग्री 2। अगर ये 0 भी हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे 1 होगा या यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, ये 0 भी हो सकती है या कुछ और कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है। इट इज़ इट इज़ नॉट द डिपेंडेंट फैक्टर, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। जो हमारा शिफ्ट होता है ना ग्राफ में, ये वो बताता है इंटरसेप्ट। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल कर्नल। अब हमें क्या फाइंड करना था कि इसके लिए हमें प्रेडिक्शन बताना है। प्रेडिक्शन मीन्स क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है, यहाँ मैंने प्रेडिक्शन का फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, प्रेडिक्शन फाइंड करना है। तो प्रेडिक्शन मीन्स हमें वाई हैट बताना है, जिसमें आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आईज टाइम्स के ऑफ एक्स टेस्ट कॉमा एक्स आई, ये होगा। अब अल्फा आइज तो हमें पता है, अल्फा आइज हमें कैसे पता है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ये वाली वैल्यूज़ देखो, ये अल्फा आई है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सारा अल्फा आई की वैल्यू है 0.3 1.6, ये सारे डेटा पॉइंट्स क्या है 5 अल्फा आई, 5 कोएफिशिएंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना रहता है, हमें ये फाइंड करना रहता है। तो वी नो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
k of xi comma xj को we can write as xi transpose xj plus 1 whole square that we have already written. Alpha we have already found, I mean it is already given in the question, so we can find or calculate our x test as this. ये इक्वेशन मैं अगेन फिर से डिराइव नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये हमारे लाइव सेशंस में बता दिया था. इसे मैं डायरेक्टली अभी लिख देती हूँ. अल्फा 2 के एक्स टेस्ट अगेन कॉमा x2 सेकेंड वाला डेटा पॉइंट प्लस सो ऑन टिल अल्फा एन के एक्स टेस्ट कॉमा xn वाला डेटा पॉइंट. यहाँ पे मैं अगेन ये सारा डेरिवेशन कैसे आया ये मैं इस स्टेप को सॉल्व नहीं करूँगी. मैं बस आपको ये बता देती हूँ कि एक्स टेस्ट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं. जब आप इसको वो करोगे ना, एक्सपैंड करोगे, तो एक्सपैंड करने के बाद ये आपको एक्सपैंड करने के बाद आपको ये इसी तरह मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है ना, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते थे? फर्स्ट वेक्टर लिया, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है जो कि है हमारा कोएफिशिएंट वाला वेक्टर, और दूसरी वैल्यू मतलब दूसरी मैट्रिक्स का पहला वैल्यू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, फिर दूसरा डेटा पॉइंट. ये सारा चीज़ ना इधर से ही मिलता है, इसी वाले डेटा पॉइंट से हमें मिलता है. तो इसे मैं इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा या इसके कोई इक्वेशन है, इसे मैं नहीं बता रही. मैं डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर देती हूँ. तो हमें पता है कि वी नो कि आवर एक्स टेस्ट इज दिस. तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स टेस्ट टाइम्स डॉट प्रोडक्ट टाइम्स एक्स जे और एक्स आई. यहाँ पे मैं आई लिख दूँ, जे लिखूँ, एक्स आई लिख देती हूँ. ये मैं अपने मन से लिख रही हूँ रैंडमली, इसमें कुछ वो नहीं है कि आई होगा या जे होगा. तो एक्स टेस्ट एक्स टेस्ट डॉट एक्स आई ये मैं कैसे लिख पाऊँगी? इसे मैं लिख सकती हूँ 0,0,0,0,0 ट्रांसपोज. ये एक्स टेस्ट हमें क्या मिला था? दिस है ना. यहाँ पे देखो ये एक्स टेस्ट हमें दे रखा है, एक्स टेस्ट एक्स 0,0 इन सब का ट्रांसपोज टाइम्स एक्स आई हमारा क्या था? एक्स आई वॉज एक्स आई की वैल्यू ये देख लो आप. एक्स आई की वैल्यूज यहाँ पे 5 देखो 1 to 5 होंगी ना, बेसिकली 1 to 5. तो मैं इसे सिंपल एक्स आई ही लिख देती हूँ. मैंने यहाँ पे एक्स आई क्या क्यों लिखा है? अरे यार, एक्स आई की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी? 1 इंडेक्स से शुरू हुआ है, 1 to 5 तक जाएंगी. ये मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रही हूँ बिकॉज उसका आंसर आपको पता चल गया है क्या आएगा. इसका आंसर 0 ही आना है. क्योंकि देखो आप 0 0 0 को कितने भी वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, तो उसका आंसर मतलब इधर इसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, अगर हमारे पास 5 ज़ीरोज़ हैं और 5 डेटा पॉइंट्स है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी. इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक्स आई लिख दिया था बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं ज़ीरो वेक्टर को बेसिकली किसी भी वेक्टर अदर वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी या स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी, इट विल थ्रो मी 0 ओनली. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इधर पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको साइड में यहाँ पे दिखा दिया कि एक्स आई कैन टेक एनी वैल्यू बट सिंस इट विल गोइंग टू बी 0, आई हैव नॉट रिटन इट एक्सप्लिसिटली हियर. तो इसका वैल्यू हमें मिल जाता है 0. तो वी कैन राइट k ऑफ एक्स टेस्ट कॉमा एक्स आई. इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते थे पॉलिनॉमियल कर्नल के लिए? 1 प्लस एक्स टेस्ट ट्रांसपोज एक्स आई राइट का होल स्क्वायर. तो ये 1 प्लस एक्स टेस्ट ट्रांसपोज एक्स आई की वैल्यू हमें क्या मिली? ये देखो यहाँ से हमें क्या मिली? 0. तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1. ये हमारी वैल्यू 1 ही होती है. अब जल्दी से वाई प्रेड निकाल लें, वाई प्रेडिक्टेड. सो आर वाई प्रेड दैट इज वाई हैट, वाई प्रेडिक्टेड क्या हो जाएगा? सम ओवर अल्फा आई इक्वल टू 1 to 5. यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स है ना, टाइम्स के एक्स टेस्ट कॉमा एक्स आई. इसे आप x1 x2 एक्स आई एक्स जे कुछ भी लिख सकते हो. तो यहाँ देखो अल्फा आई इक्वल टू 1 to 5, और ये इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू वी हैव जस्ट रिटन ओवर हियर, इसकी वैल्यू 1 थी. तो इसका मतलब हमें सिर्फ सम क्या करना है? इसके कोएफिशिएंट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट क्या करता है? इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंट करता है. दैट इज बेसिकली वी हैव टू सम द गिवन वैल्यूज ओनली, मतलब सम वी हैव टू टेक द सम ऑफ अल्फा आइज. अल्फा आइज का सम क्या है? 0.3 प्लस 1.6 1.6 प्लस 4.2
माइनस 0.5 प्लस 0.9, यही है ना, 0.3, 1.6, 4.2 माइनस 0.5 और 0.9, इन सबको प्लस कर दो। इसकी प्लस कर लेते हैं जल्दी से। कहाँ गया? वी हैव 0.3, 0.3, 1.6, 4.2, 4.2 माइनस 0.5, 0.5 प्लस 0.9, तो ये हमें मिलेगा 6.5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। सो वी कैन राइट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? वाई प्रेड, जो हमने प्रेडिक्ट किया उसकी वैल्यू क्या आई? 6.5। गाइज ये बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है काफ़ी, तो आप इसे ध्यान से करना, ये कैलकुलेशंस अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करना। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। चलो ये देख लेते हैं। इफ़ डब्ल्यू स्टार बी द सोल्यूशन टू द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम of the linear regression model, which of the following expression is always correct? कौन सा हमारा वैल्यू होगा जो हमेशा ही करेक्ट होगा? कहाँ गया पेन? तो इसमें ऑप्शन नंबर, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, आई मीन फॉर्मूला आप देख सकते हो। ये वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज डब्लू, एक्स ट्रांसपोज डब्लू स्टार क्या करता है? ये प्रोजेक्शन बताता है हमें। इट it is the projection of the labels onto the subspace, ठीक है, सॉरी, subspace spanned by the features। ये वाला, आप इस वाले डेरिवेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों है? ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो आप 5.4 वाला लेक्चर देख लेना, लेक्चर 5.4, जिसमें प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इसका रीज़न क्या है। मैं आपको ज्योमेट्रिकली नहीं बता रही हूँ यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या कैसे हम फाइंड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि ये हम कुछ वेक्टर ड्रॉ करते थे इस तरह से। सर ने ही बताया लेक्चर में, तो मैं जस्ट वही बता रही हूँ आपको। दिस इज़ और वाई, ये होता था परपेंडिकुलर। दिस इज़ एक्स ट्रांसपोज डब्लू स्टार या अल्फा स्टार। ये क्या होता है? वाई माइनस समथिंग। ये मैं आपको एग्जैक्टली अभी नहीं लिख के दिखा रही हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट ज्योमेट्रिकली कि इसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम एक्स ट्रांसपोज अल्फा स्टार को फाइंड करते हैं, जिसमें एक्स ट्रांसपोज अल्फा स्टार को हम क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है हमारे इससे, मीन्स हमारे फीचर से F1 और F2, हमारे अगर दो फीचर्स हैं और इससे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हमें कोई परपेंडिकुलर पॉइंट मिलता है तो वो ये होता है। और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डब्लू स्टार से रिप्लेस कर देते हैं। हम अल्फा स्टार को डब्लू स्टार से रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से इसकी डेरिवेशन हल्की सी बता देती हूँ। अगर और आप ये 5.4 लेक्चर देख लो जब तक, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज अल्फा स्टार का ट्रांसपोज टाइम्स वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज अल्फा स्टार, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल, ठीक है। परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा ना, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये क्लोजेस्ट होगा, ये क्लोजेस्ट होगा हमारे फीचर से। इट विल बी क्लोजेस्ट टू आर फीचर्स, फीचर F1 एंड F2। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं इतना शॉर्ट में कर रही हूँ। इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। और जैसे ही हम डब्लू स्टार की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं ना, डब्लू स्टार क्या था हमारा, वी नो कि हमारा डब्लू स्टार होता है क्या, एक्स ट्रांसपोज सूडो इनवर्स एक्स वाई। ये प्लस है ना, ये सूडो इनवर्स है, ये ध्यान रखना आप, ये वाला पोर्शन ये आप याद रखना। और आप जैसे ये सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये फैक्ट आपको पता चलेगा कि ये हमारा ऑर्थोगोनल है, ये खुद ही 0 के इक्वल है। और इसमें आप एक्स ट्रांसपोज को सिमेट्रिक भी बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगेन मैं ज्योमेट्रिकली आपको नहीं समझाऊंगी बिकॉज इट विल गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप जल्दी से लेक्चर देख लो, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। द ग्रेडियंट डिसेंट विद अ कांस्टेंट लर्निंग रेट, कांस्टेंट लर्निंग रेट इज़ 1, हमें बताया कॉन्वेक्स फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन
starts oscillating around the local minima, what should be the ideal response? Sorry, what should be the ideal response in this case? इंक्रीज करना चाहिए ईटा की वैल्यू मीन्स लर्निंग रेट, या फिर डिक्रीज करनी चाहिए? सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्वियसली हमें लर्निंग रेट को डिक्रीज करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है, देखो ग्रेडियंट डिसेंट से हम क्या करते थे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते थे किसी फंक्शन की, ठीक है, ये तो आपको पता है। और लर्निंग रेट जो हम एन लिखते हैं ना, एन या एक्स की तरह जो लगता है, ईटा हम इसे बोलते हैं, ये क्या फाइंड करता है कि हमें बताता है कि हमने जो स्टेप लिया है हमारे मिनिमम फंक्शन या हम ग्लोबल मिनिमम की तरफ जब कन्वर्ज करने जा रहे होते हैं, तो हमने कितने बड़े स्टेप्स लिए। जैसे हम बाकी क्वेश्चन में 0.01 लेते हैं, कहीं 0.05 लेते हैं, इसे हम कभी कभी अल्फा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे ईटा ही लिखते हैं, बिकॉज किसी किसी मैथ्स के टर्म्स में से हम अल्फा भी बोलते हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये बस लर्निंग रेट है, आप ये समझ लेना। तो जब हम छोटी वैल्यू लेते हैं ना, तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता है, बेबी स्टेप्स लेता है, और फिर कन्वर्ज करता है हमारे ग्लोबल मिनिमम पे। और अगर हम पहले से ही लर्निंग रेट को बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आप सर्च कर लेना, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस हैं लर्निंग रेट से रिलेटेड। आप सर्च करना ग्रेडियंट डिसेंट एंड लर्निंग रेट एनिमेटेड वीडियो इस तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। और ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो, ये तो हमें पता ही है, लेकिन जब हमारा ऑसिलेशन, देखो कॉन्वेक्स फंक्शन, पहले मैं आपको ये लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, जो कुछ पैराबोलिक दिखता है, राइट। इसके बारे में पूरा मैं आपको नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दे रही थी कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, दिस इज अ फंक्शन वेयर द सिंगल ग्लोबल मिनिमम, ठीक है, या तो सिंगल एक ही ग्लोबल मिनिमम हो, या हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी लोकल मिनिमा नहीं हो, ठीक है, लोकल मिनिमा नहीं हो। दोनों चीज़ें इस कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए सही है कि इसका एक ही ग्लोबल मिनिमम हो, या तो इसके लिए कोई भी मिनिमा नहीं हो। मिनिमा क्या होता है, बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं, बहुत सारी मिनिमम वैल्यूज हो सकती है, लेकिन ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है हमारा। तो ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि ऑसिलेशन या ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारा लर्निंग रेट ये इसकी कंडीशन है, आप ये ध्यान रखना कि ऑसिलेशन का कंडीशन ही यही है कि लर्निंग रेट इज़ टू लार्ज या द स्टेप इज़ टू बिग। हमारा स्टेप क्या है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, जिसके कारण क्या होता है, अपडेट जो होता है ना, वो कंटिन्यूसली होते रहता है, और ये हमारे मिनिमम को, ग्लोबल मिनिमम पॉइंट को बार बार क्रॉस कर देता है। मैं अभी आपको ये विजुअलाइज करने में हेल्प कराऊंगी। ये क्या करता है, हमारे अपडेटेड नहीं, ये अपडेट करता है हमारा, हम लिख लेते हैं, ये अपडेटेड वैल्यू को क्या कराता रहता है, कैन कीप ऑन क्रॉसिंग। अपडेटेड वैल्यू जो है ना, ये मैंने सही से लिख ली रही हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि अपडेटेड वैल्यू जो होती है ना, वो हमारी कीप क्रॉसिंग द मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये क्या करता है, ये मिनिमम वैल्यू को क्रॉस करते रहता है। ये तो आपको पता चल गया कि ये इसकी ऑसिलेशन की कंडीशन ही है। मैं आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करवाती हूँ कि ये कैसे हुआ। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा, यहाँ लिख देते हैं, व्हेन ईटा लर्निंग रेट इज टू लार्ज, ठीक है, और इधर ये कॉलम बना लेते हैं, इधर हम बताते हैं व्हेन लर्निंग रेट इज स्मॉल या टू स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स हो। पहले छोटे छोटे स्टेप्स का समझ लेते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है f(w) जिसका हम ग्रेडियंट लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये तो मैंने कॉन्केव की तरह दिख रहा है ये, लेकिन हम एक पैराबोलिक कर्व बनाते हैं, और इसका हमें पता है, हमें दिख रहा है बेसिकली कि ये जो है ना, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है ना। ये तो हमें देखने से, ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है। अब बस ग्राफ देख के समझने का ट्राई करो, अज्यूम करो। देखो हम मान लेते हैं कि हम किसी इस पॉइंट पे हैं, हमने छोटे छोटे, ईटा की वैल्यू स्मॉल है ना, लर्निंग रेट स्मॉल है, तो स्मॉल स्टेप्स लेंगे, स्मॉलर जंप्स होंगे।
तो ये छोटी छोटी से जंप लेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और ये क्या करेगा, इट विल टेक लार्ज आइट्रेशन, ठीक है, लार्ज आइट्रेशंस टू कन्वर्ज। ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर ये छोटे छोटे स्टेप चल रहा है तो इसे ज़्यादा देर तक आइट्रेट करना पड़ेगा इसमें ग्लोबल मिनिमम का पॉइंट निकालने के लिए। इट विल टेक लार्ज स्टेप्स टू कन्वर्ज, और इसी तरह हमारा जो ये है ना, ये कन्वर्ज हो जाता है, और इसे हम वेट वेक्टर से भी मेजर करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था लास्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब ये वाला देखो, अब जब हमारा लर्निंग रेट इज़ टू लार्ज, द सेम एफ ऑफ डब्ल्यू एक हमारा फंक्शन है। अगेन यहाँ पे मैं ये सेम पैराबोला ड्रॉ करती हूँ, पैराबोलिक कर्व, और से दिस रेड, ये हमें दिख रहा है कि ये हमारा मिन वैल्यू है। और इसमें क्या होता है ना, क्योंकि हमने पहले से ही लार्ज स्टेप ले लिया है, तो हमारा जो वेट वेक्टर होता है ना, ये पहले से, ये मान लो कि डब्ल्यू पहले से किसी सर्टेन पॉइंट पे होता है, मान लो ये यहाँ है, जो कि क्या है हमारा, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि क्लोज़र है, क्लोज़र टू मिनिमम पॉइंट, ठीक है, मिनिमम पॉइंट से क्लोजेस्ट है या क्लोज़र, थोड़ा सा नज़दीक है इसके पास, है ना। फिर ये क्या करता है, जब हम इसमें लार्ज लर्निंग रेट रहता है ना, तो ये क्या करता है, ये एक एक रैंडम पॉइंट यहाँ लेती हूँ जो डब्ल्यू डैश मान लेते हैं यहाँ पे, ये क्या करता है, rather than going to the minimum point या global minimum, it keeps on oscillating, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से ये ऑसिलेट होता है। और ये सिर्फ ऑसिलेट ही नहीं होता है, यहाँ की जो डिस्टेंस होती है ना, ये क्या होती है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये यहाँ पहुँच जाता है, फिर ये स्टेप लेगा, फिर ये बहुत बड़ा स्टेप लेगा, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये और बड़ा स्टेप लेगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। आप ये देख पा रहे हो, आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर हमारा लर्निंग रेट, बेसिकली अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो ये है ना, ये ऑसिलेट करता है और ये लार्जर वैल्यू की तरफ चला जाता है, जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं, ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये या तो ओवरशूट कर जाएगा, या तो कभी, या फिर इट विल नॉट रीच मिनिमम। बल्कि ये ओवरशूट करने का मतलब, आई होप इट इज़ क्लियर, ओवरशूट मतलब ये ऑसिलेट करेगा, बड़ी बड़ी, देखो इसका स्टेप्स देखो, पहले स्मॉल था, फिर स्मॉल, फिर कितने बड़े बड़े स्टेप्स ही ले रहा है। तो अगर ये ऐसे ही बड़े बड़े स्टेप लेगा तो ये कभी कन्वर्ज ही नहीं करेगा, ये मिनिमम को अटेन ही नहीं कर पाएगा, और हम लिख सकते हैं इट विल फेल टू कन्वर्ज, इट विल फेल टू कन्वर्ज, और वी कैन राइट कि इट माइट नेवर कन्वर्ज। मैंने ये नहीं लिखा कि ये कभी कन्वर्ज नहीं होगा, लेकिन इट माइट नॉट कन्वर्ज, ठीक है, हम ये कह सकते हैं या तो ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है या ये फेल हो जा रहा है कन्वर्ज होने से। वेयर एज आप इस वाले ग्राफ में देखो, जहाँ पे लर्निंग रेट हमारा स्मॉल है, ये कहीं ना कहीं इट इज़ रीचिंग द मिनिमम वैल्यू, है ना, ये कन्वर्ज हो पा रहा है। तो ये सारी कुछ हमारी ज्योमेट्रिकली विजुअलाइजेशंस थी। अब सही मैंने आपको जैसे बोला, यूट्यूब पे आप इसका एनिमेटेड सर्च करना वीडियो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि क्या हम ग्रेडियंट डिसेंट में बेसिकली कर रहे हैं और लर्निंग रेट का क्या मतलब है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज सेइंग ट्रू और फॉल्स बताना है। एरर इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज अज्यूम टू हैव कांस्टेंट वेरिएंस, कि इसका कांस्टेंट वेरिएंस होता है, ये हम अज्यूम करते हैं, दैट इज़ ट्रू। बेसिकली हमारा अजम्पशन क्या होता है, लेट्स टेक दिस कलर, हमारा हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम कि हमारा जो हमारा अजम्पशन क्या होता है कि हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल, और सबसे सिंपल रिग्रेशन मॉडल कौन सा होता है, सिंपलेस्ट रिग्रेशन मॉडल या सिंपलेस्ट ग्राफ होता है हमारा क्या, लीनियर, है ना, सिंपल सबसे इजी ग्राफ होता है लीनियर वाला। तो रिग्रेशन मॉडल में हमारा अजम्पशन ही यही होता है कि हमारा ये क्या करता है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में भी बताया था। तो इसका हम अज्यूम करते हैं कि इसका मीन 0 है और इसका कांस्टेंट वेरिएंस है। वेरिएंस क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो हमारा अजम्पशन ही होता है। इसके बारे में हम डीपली देखेंगे
या फिर आप इसका लेक्चर देख लेना, आपको ये ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो इट इज़ ट्रू। सो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर। अगर किसी भी मतलब स्लाइड में आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं कोशिश करूँगी कि सही एक्सप्लेनेशन दूँ आपको कमेंट में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन। हम बाकी देखते हैं बाद में क्या करना है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर।